Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों, लोकसभा के द्वारा न्यूक्लियर बिल शांति बिल को क्लियर किया गया है। अब ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे देखो आने वाले टाइम्स के अंदर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ जाने की बहुत बहुत बड़ी संभावना है। तो हम एक काम करेंगे, इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। डेट है आज की 18 दिसंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। इस बिल को समझने से पहले कि आखिर ये शांति बिल है क्या, मैं सबसे पहले आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बताना चाहूँगा। आप सबने अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉड्यूल में पढ़ा भी होगा। दरअसल में न्यूक्लियर एनर्जी बनती कैसे है? देखो, ये कहीं न कहीं ये रिलीज़ होती है एटम के न्यूक्लियस से। इसको प्रोड्यूस करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फिज़न, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। फिज़न का मतलब होता है जब कोई चीज़ टूटती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए आपका हीलियम एटम टूटा, तो उससे कहीं न कहीं हेवी न्यूक्लियर टूटने से जो फिजन के थ्रू यहाँ पे आपका एनर्जी रिलीज होती है, वो हो सकती है। या फिर फ्यूजन भी हो सकता है। अगर आपके छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं, अगर वो ऐड अप होते हैं, तब आपका यहाँ पे हो सकता है कि आपका फ्यूजन के माध्यम से हो। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो सकता है यहाँ पे कंबाइन हो इस तरह से, राइट? तो ये होता है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसका फ़ायदा पता क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अपने आप में हाई डेंसिटी होता है, प्लस ये लो कार्बन सोर्स होता है, तो एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पे ये हानिकारक नहीं होता है, एक तरह से फ़ायदेमंद ही होता है। अब भारत जैसे देश के लिए जिसको 2070 तक अपना नेट ज़ीरो एमिशन अचीव करना है, साथ ही साथ हमारा टारगेट भी है कि हमें 100 गीगावाट यहाँ पे न्यूक्लियर कैपेसिटी हमें यहाँ पे बनानी है बाय 2047। ये बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, राइट? तो ये सारी चीज़ों की वजह से न्यूक्लियर एनर्जी भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में अभी आज के समय केवल 8.8 के आसपास ही गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी है। बढ़ाना कहाँ तक है? 100 गीगावाट तक। कैसे बढ़ेगा इतना ज़्यादा अगले 22 साल के अंदर? काफ़ी चैलेंजिंग आपको लग रहा होगा। बाकी देखो, आप ये भी नोटिस करो कि जब हम बाकी रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं सोलर की या विंड की बात करते हैं, ये थ्रू आउट द ईयर या फिर पूरा दिन-रात अवेलेबल नहीं होता। ये इंटरमिटेंट होता है। पर अगर हम बात करें न्यूक्लियर की, तो न्यूक्लियर एनर्जी अपने आप में काफ़ी स्टेबल मानी जाती है। ज़ीरो कार्बन है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब आज के समय अगर हम बात करें दोस्तों, तो यूएसए के पास हाईएस्ट न्यूक्लियर कैपेसिटी है, लगभग 100 गीगावाट के आसपास, और फ्रांस है 65 के आसपास एंड चाइना है 58 के आसपास। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो आज के समय आपको देखने को मिलती हैं एंड आपने आई थिंक न्यूक्लियर एनर्जी भी आपने समझ लिया होगा। अब पॉइंट पता क्या है? अभी तक अगर हम बात करें, तो न्यूक्लियर एनर्जी में केवल और केवल कौन हो सकता था? अभी तक केवल और केवल सरकार हो सकती थी, केवल और केवल पब्लिक सेक्टर हो सकता था। अब ऐसा क्यों सर? प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं अलाउ किया गया? व्हाई द प्राइवेट सेक्टर हैज़ नॉट बीन अलाउड टू कम इनटू दिस? इसका रीज़न आप अंडरस्टैंड करिएगा। हमें कहीं न कहीं डर है, किस चीज़ का? नेशनल सिक्योरिटी का। हमें खतरा बना हुआ है। क्योंकि आप देखो, अगर एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी अगर प्राइवेट प्लेयर के हाथ में जाती है, तो हमें उसका गलत इस्तेमाल होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि रेडिएशन का भी डर है हमें यहाँ पे, राइट? तो ये सब चैलेंजेस की वजह से हमने ना अभी तक पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में ही रखा है न्यूक्लियर एनर्जी को, ताकि आपका जो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कुछ समस्याएं हैं, वो सब ना आए प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की वजह से। अब इससे फायदा तो है, पर इससे सरकार के केवल होने से कुछ नुकसान भी है। फॉर एग्जाम्पल भाई, हमारे जो टारगेट मैंने आपको बताया 100 गीगावाट, वो कैसे अचीव होगा? सरकार के पास क्या इतनी क्षमता है? नहीं सर, प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे आना ही पड़ेगा। क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो, अभी तक सरकार की तरफ से कौन है जो पार्टिसिपेशन कर रहा है? वो है आपका एनपीसीआईएल, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब यही सारे के सारे देश भर के अंदर जो भी आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उनको रन करता है। अब देखो, न्यूक्लियर एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए हमें 15 से 20 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या इतनी इन्वेस्टमेंट आपका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर पाएगा? आंसर इज नो सर, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बाकी टेक्नोलॉजी भी हमें अच्छी चाहिए ताकि हम इस डायरेक्शन में काम कर पाएं। तो यहां पर सरकार ने क्या किया है? सरकार लेकर आई है शांति बिल। शांति बिल के माध्यम से क्या होगा? पहले तो फुल फॉर्म देखो। शांति स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये है शांति की फुल फॉर्म। अब ये बिल लाने से हो क्या रहा है? देखो, इस बिल के आने से कई चेंजेस हो रहे हैं। पहली बात, ये जो था ना कि केवल और केवल पब्लिक सेक्टर हो सकता है, शांति बिल आने से ये चीज चेंज होगी। अब ये जो बिल होगा, ये आपके
प्राइवेट एंटिटीज को भी अलाउ करेगा कि वो भी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ऑपरेट कर पाएं। तो अब प्राइवेट कंपनीज भी न्यूक्लियर पावर जनरेशन के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, रिएक्टर्स बनाने के अंदर, इन सब चीजों के अंदर यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज भी अब आ सकती हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव है। पहले केवल सरकार की मोनोपोली थी, अब यहाँ पर प्राइवेट एंटिटीज और इवन आपका स्टेट गवर्नमेंट्स भी यहाँ पे इसके अंदर आ पाएंगी। क्योंकि अभी तक क्या था, एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंदर प्राइवेट एंटिटीज और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रोक लगी हुई थी। यहाँ पे दे कुड नॉट ऑपरेट न्यूक्लियर पावर प्लांट। पर अब यहाँ पे इस शांति बिल के अप्रूव हो जाने के बाद जब ये एक्ट बन जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस, जैसे फॉर एग्जांपल इस बिल के माध्यम से आपका 49% एफडीआई भी यहां पे होगा इन सर्टेन न्यूक्लियर एक्टिविटीज। तो कहीं ना कहीं विदेशों से जो पैसा है वो भी यहां पे आ पाएगा आपके न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर, कंपोनेंट बनाने के अंदर, अलग अलग देशों के साथ कोलैबोरेट करने के अंदर। तो विदेशों से पैसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म के अंदर यहां पर आ पाएगा। उससे भारत देश में टेक्नोलॉजी और पैसा यहां पे आ सकता है। इसके अलावा और क्या चेंज किया गया है, इसके अलावा जो बदलाव किया गया है वो है आपका लीगल एंड रेगुलेटरी चेंजेस के अंदर। इसका क्या मतलब है, देखो एक्चुअली पता क्या था, अभी तक हमारे पास ना एक जो एक्ट है, इस एक्ट का मैं आपको नाम बता देता हूं। दिस एक्ट इज सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। ये 2010 का एक एक्ट है, ठीक है। अब इसके माध्यम से पता क्या है, अगर मान लो, देखो वैसे तो कोई ऐसी घटना ना हो, हमें यही उम्मीद है, पर मान लो कल को कोई घटना हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में सुना होगा, है ना, फुकुशिमा के बारे में आपने सुना होगा। तो पास्ट के अंदर ना काफी सारे एरियाज ऐसे रहे हैं, जगहें ऐसी रही हैं जहां पर कुछ ना कुछ न्यूक्लियर की वजह से कुछ बहुत बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है। अब हमारा ये जो 2010 का एक्ट है, सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, इसकी वजह से पता है हमने क्या बोला हुआ है कि जो ऑपरेटर होगा ना उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। मतलब उसके ऊपर कितना मर्जी जुर्माना लगाया जा सकता है अगर कुछ ऐसी घटना होती है। तो भारत ने अपने लॉ को बहुत ही स्ट्रिक्ट किया हुआ था कि भाई ऐसा तुमने अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो तुम ही पैसा दोगे उसका, अगर किसी भी चीज में होता है। पर ये शांति बिल आने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर कैपिंग की जा रही है। कैपिंग मतलब आपके ऊपर मैक्सिमम कितना जुर्माना या कितना आपके पैसा लिया जाएगा, उसके ऊपर कैप लगा दी गई है। अब इससे पता क्या होगा, देखो इससे फायदा एक ये है कि अगर मान लो मैं एक विदेशी कंपनी हूं, मैं इंडिया में आने से पहले डरता था। क्यों डरता था, मुझे डर ये था कि भाई कल को कोई दिक्कत हो गई, कल को कोई यहाँ पे डिजास्टर हो गया तो इंडिया वाले तो भाई मेरे से पता नहीं हजारों लाखों करोड़ रुपया ले लेंगे, है ना। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे भारत ने इस चीज को थोड़ा रिलैक्स कर दिया है। अब मैक्सिमम कैप लगा दी गई है। उससे क्या होगा, इसकी लायबिलिटी जो है ना, मेरी जो लायबिलिटी है, मैं विदेशी प्रोड्यूसर हूं, मेरी लायबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब ये अपने आप में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। इससे फायदा तो है, देखो विदेशों से पैसा अब आराम से आ पाएगा, एफडीआई खूब आ पाएगा, क्योंकि अब इनके ऊपर लायबिलिटी कम होगी। पर कहीं ना कहीं भाई कल को डिजास्टर हो गया तो ये भाई साहब तो बोल देंगे कि मैंने तो दे दिया जितना आपने पैसा बोला था, ऐसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी थोड़ी रही, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी की बात यहाँ पे हो चुकी है। तो एक्चुअल में ना अलग अलग कोर फंक्शन तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर रहेंगे, पर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेटर इंश्योरेंस के लिए यहाँ पे 1500 करोड़ पर इंसिडेंट किया गया डिजाइन, और मैक्सिमम कैपिंग 3000 करोड़ की लगाई गई है। अब इसमें ना दो तीन मुद्दे ऐसे हैं जहां पर ऑपोजिशन सरकार से बहुत बहुत ज्यादा खफा है। सरकार को उन्होंने बोल दिया, रिक्वेस्ट कर दिया कि भाई इस बिल को आप पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दीजिए ताकि वो थोड़ा डिस्कस कर पाए, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब इसमें दो तीन जो बड़े आरोप लगाए गए हैं वो आप समझने की कोशिश करना। देखो पहली चीज तो है कि जो हमारे अडानी जी है ना, उन्होंने नवंबर में ही बोला था कि उनका मन है न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के अंदर आने का। तो क्या ये बिल उनके लिए लाया गया है? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा यहाँ पे हमारे एक कांग्रेस के एमपी ने यहाँ पे बोला। चलो इस मुद्दे पे तो हम ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि ये सब तो अपना पॉलिटिकल मुद्दा है। जो डिबेट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि भाई आप ये नोटिस करो, जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर आप चेरनोबिल डिजास्टर की अगर आप बात करो, उसका इम्पैक्ट था 700 बिलियन डॉलर का, जो वो चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था। ऐसे अगर हम बात करें फुकुशिमा डिजास्टर की तो उसका इम्पैक्ट था 182 बिलियन डॉलर का। पर हमने तो कैपिंग लगा दी सर, हमने कैपिंग कितने की लगाई है, रफली 400 मिलियन डॉलर की। तो भाई कल को कोई भारत में डिजास्टर हो गया ना न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से,
वो विदेशी इंसान तो थोड़ा सा पैसा देके चला जाएगा, हमारे देश के लोग जिनके ऊपर ये इम्पैक्ट आएगा वो अब तरसते रहेंगे कि हमें हमारा हर्जाना मिले, हमें प्रॉपर कंपनसेशन मिले, क्योंकि वो बंदा तो बहुत ही कम कंपनसेशन दे रहा है हमने। तो विदेशों से पैसा अट्रैक्ट करने के लिए हमने ये सब काम कर तो लिया, पर उसकी लायबिलिटी को बहुत कम कर दिया हमने। और दूसरी बात, यहाँ पे ऑपोजिशन ये भी बोल रहा है कि भाई आज देश में एफडीआई अब आज के समय आ नहीं रहा, रुपया नीचे 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 गिरा जा रहा है, तो इस चक्कर में विदेशों से खूब सारे डॉलर्स इंडिया में आए, उस चक्कर में ये बिल लाया जा रहा है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। एक क्रिटिसिज्म और भी है, देखो वो है ये सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के रिगार्डिंग। एक्चुअली पता क्या था, अभी सरकार ने क्या किया है, लाइबिलिटी को कम किया है ना, कैपिंग लगाई है। अब नोटिस करो, अभी जैसे रूलिंग पार्टी, अब तो चलो एनडीए की सरकार है, पर जब 2010 में जब ये एक्ट लाया गया था तो उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तो उस समय जब इसमें लायबिलिटी कम थी ना, तो बीजेपी की सरकार ने इसको अपोज किया था। आज बीजेपी की सरकार 15 साल के बाद उसी चीज के अगेंस्ट जा रही है। 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया गया था कि आप लायबिलिटी लगाइए उनके ऊपर बहुत सारी। आज बीजेपी की सरकार उसी से पीछे जा रही है। मतलब जो चीज इन्होंने 15 साल पहले क्रिटिसाइज की थी, आज उसी की बात यहाँ पे करी जा रही है। तो ये सब कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे उठाए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर बिल के रिगार्डिंग। काफी सारे फायदे भी हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। रिसोर्स मोबिलाइज होंगे, हमारे पास पैसा आएगा, टेक्नोलॉजी अच्छी अच्छी आएगी, बाहर से विदेशी पैसा आएगा तो अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी और उसका हम अपने यहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के अंदर काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत सारे फायदे हैं, पर कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, हमें उन चैलेंजेस का भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा। राइट। आई होप ये जो शांति बिल है ये आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन इस बिल के बारे में भी आ सकता है, क्या इसके द्वारा बदलाव किए गए उसके बारे में भी आ सकता है, बट इसके अलावा एक और मुद्दा है जो आपको पता होना चाहिए, वो भी काफी लिंक्ड है इसके साथ। देखो आपको पता होना चाहिए एसएमआर के बारे में, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। देखो एक्चुअल ना, अगर आपने इस बार का बजट गो थ्रू किया था, वहां पर भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बात की थी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की, एंड अभी भी इसके बारे में बात हो रही है। समझना आखिर इसका मतलब क्या होता है। देखो हमारे जो ना रिएक्टर्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर, जिनका प्रोडक्शन जो कैपेसिटी होती है वो 700 मेगावाट के आसपास होती है। फिर एक आते हैं स्मॉल मॉडल रिएक्टर, जिनकी कैपेसिटी अप टू 300 मेगावाट होती है। हमें इनके ऊपर ध्यान देना है। देखो जैसा कि इनका नाम है ना, स्मॉल स्मॉल, इसका स्मॉल वर्ड का मतलब क्या है? स्मॉल वर्ड का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना, ये 30 से 300 मेगावाट पर यूनिट की कैपेसिटी इनकी रहती है। ये बहुत बड़े स्तर के ऊपर नहीं बनाते, ये छोटे लेवल के ऊपर बनाते हैं। अब और इसमें एक वर्ड है मॉड्यूलर। मॉड्यूलर का मतलब क्या है? मॉड्यूलर का यहाँ पे मतलब है कि दरअसल में ना हम इनको फैक्ट्री में बनाएंगे, ठीक है? फैक्ट्री में बना के इनको जिस साइट पे लेके जाना है इस साइट पे ले जाएंगे, एंड साइट पे जाके असेंबल करेंगे। आप समझो, एक होता है कि आप एक जगह पे साइट पे जा रहे हो, वहां पर सारा सामान बना रहे हो, वहीं पे सारा काम हो रहा है। और मॉड्यूलर में क्या होता है, सामान फैक्ट्री में बनता है, बस साइट पे जाके असेंबल हो जाता है। इसका फायदा पता क्या है? मॉड्यूलर का फायदा ये होता है कि बहुत ही कम समय के अंदर आप अपना जो रिएक्टर है वो बना लेते हो, तो बहुत तेजी से काम हो सकता है। अदरवाइज अगर सारा कुछ काम साइट पे होगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो भारत का फोकस आज समय के ऊपर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यहाँ पे बनाने के ऊपर है, ताकि जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे प्रोग्रेस कर पाए इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। ये जो हमने शांति बिल लेकर आए हैं, ये कहीं ना कहीं ये भी पुश दे रहा है एक तरह से स्मॉल मॉडल रिएक्टर को। तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल करके यहाँ पे हीट को हम यहाँ पे जनरेट करेंगे, एंड इस तरह से हम अपना जो अपने टारगेट्स हैं उनको हम यहाँ पे पूरा कर पाएंगे। तो छोटे साइज के होते हैं जो आपके कन्वेंशनल रिएक्टर से, मॉडुलर इनका डिजाइन होता है, बहुत कम समय के अंदर यहाँ पर बन जाते हैं, इंस्टॉलेशन बहुत आराम से हो जाता है, लैंड की भी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम चाहिए होती है, एंड कहीं ना कहीं क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर भी यहाँ पे डिपेंडेंस कम है, क्योंकि इनको चलाने के लिए आपको लो एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। दैट इज वाई दे आर वेरी वेरी बेनिफिशियल। और ये सारी बातें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जब इस बार का बजट प्रेजेंट किया था उसके अंदर भी उन्होंने ये बात यहाँ पे कही थी। इसके साथ ही साथ देखो कंस्ट्रक्शन टाइम कम होगा, सेफ्टी बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, ये सारे फायदे हैं आपके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के। और भारत के जो टारगेट्स हैं, चाहे वो नेट जीरो मिशन का हो, अपना एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाना हो, ग्रिड स्टेबिलिटी को इंश्योर करना हो, उन सब के अंदर इसका यहाँ पे डेफिनेटली हमें फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा। ये पूरा मुद्दा था शांति बिल के बारे में और आपके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में। आई होप आपको ये पूरा डिटेल में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर एस्पायर स्कीम। एस्पायर का मतलब क्या है? स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
दरअसल में हमारी जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है उसने रिसेंटली अभी एक डेटा रिलीज किया हुआ है, तो हम इस डेटा को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर एमएसएमई की मिनिस्ट्री ने ये क्या बताया है। पहली बात तो जैसे मैं आपको कह रहा था, ये जो स्कीम है एस्पायर, ये एमएसएमई मिनिस्ट्री की स्कीम है, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। समझो इसका मतलब, हम पता क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं दोस्तों कि आपके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, रूरल एरियाज हैं, उनमें आपकी जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हैं, जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको बढ़ाना चाहिए। उसी के लिए आपको ये स्कीम देखने को मिलेगी। अब इस स्कीम के माध्यम से जॉब क्रिएशन होगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, एमएसएमईज को यहाँ पे मदद की जाएगी। और इनफैक्ट ना इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं। जैसे एक पहला कंपोनेंट है लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर। देखो ये वर्ड आप अंडरस्टैंड करना, इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर जैसे होता है ना, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे के जन्म के समय के ऊपर उसको कई बार हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं। उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट को बोलते हैं हम इनक्यूबेटर। क्योंकि देखो अगर हमने बच्चे को अचानक मतलब दुनिया के सामने ऐसे ले आए, तो कहीं ना कहीं बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो सर हमारे जो स्टार्टअप्स हैं या छोटे इस तरह से एमएसएमईज हैं, वो भी क्या है, वो भी एक अभी तक छोटे बच्चे ही हैं। अब इनको स्टार्टिंग में इनकी मदद करनी पड़ेगी, इनको हेल्प करनी पड़ेगी, इनको बड़ा बनाने के अंदर इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें करी जाएंगी। तो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स यहाँ पे बनाए हैं। तो ऐसे दोस्तों लगभग देश के अंदर 109 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनको हमने अप्रूव किया है ताकि एक तरह से हम माइक्रो एंटरप्राइजेस की सपोर्ट कर पाएं। फिर ऐसे टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं, यहाँ पर आपके स्टार्टअप्स वगैरह को मदद मिलती है। फिर जो हमारा सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो सिडबी के माध्यम से क्या होता है कि हमने एक फंड ऑफ फंड्स बनाया है। ऐसा कह लो कि एक बड़ा फंड है, ये अलग अलग, ये एक्चुअली इसको हम बोलते हैं मदर फंड। ठीक है, तो ये मदर फंड जो होगा, अलग अलग तरह के जो डॉटर फंड्स हैं, इनको यहाँ पे पैसा देगा। और ये जो डॉटर फंड्स होंगे, ये आगे फिर अलग अलग आपके स्टार्टअप्स, उन सब में पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं पैसों की समस्या ना आए एमएसएमईज के लिए, पैसों की समस्या स्टार्टअप्स के लिए ना आए, उन सब चीज़ों के लिए ये चीज़ करी जा रही है। तो देखो ये जो 10 साल थे ना, इनमें हमने देश भर में 109 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर कर दिए अप्रूव। इसके अलावा 1,16,000 बेनिफिशरीज को हमने ट्रेनिंग दे दी है स्कीम के अंतर्गत। और खास ध्यान रखा गया है महिलाओं का, शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स का, खास ही खास यहाँ पे ओबीसीज का भी यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे ध्यान रखा गया है, ताकि उनको भी यहाँ पे मदद मिल पाए। तो ये सारी चीज़ें हमने करी हैं एमएसएमईज को स्ट्रेंथन करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाई है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ करी हैं। और देखो सिर्फ यही एक स्कीम नहीं है, पर इसके अलावा और बहुत सारी स्कीम है। जैसे इस बार जब मैंने आपके साथ यूनियन बजट 2025 डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि अब सरकार ने 2 करोड़ का टर्म लोन जो है, वो यहाँ पर प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है महिलाओं को, शेड्यूल ट्राइब, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर होते हैं। इसके अलावा आपका प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, सॉरी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी आता है, जो कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी एक तरह से है। एमएसएमई के लिए इस तरह से और भी बहुत सारे काम आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन भी था इनफैक्ट आपका, यशस्विनी कैंपेन। ठीक है, ये जो कैंपेन था ये 2024 में लॉन्च हुआ था, ताकि जो महिलाएं हैं ना, उनको हम यहाँ पे एम्पावर कर पाएं। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज केरला एज इंडियाज बटरफ्लाई कैपिटल। देखो अभी पता क्या हुआ है, अभी यहाँ पर कुछ फाइंडिंग्स आई हैं। एक क्वार्टरली जर्नल है एंटोमॉन, ठीक है, इसको पब्लिश करता है एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी। तो इसने यहाँ पर कुछ हमें बताया है वेस्टर्न घाट्स की बटरफ्लाइज के बारे में। एक्चुअली पता क्या है, वेस्टर्न घाट के अंदर मोटा मोटा 337 स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं बटरफ्लाई की। देखो बटरफ्लाइज अपने आप में बहुत ही सुंदर होती हैं, तो इस तरह से वेस्टर्न घाट्स में 337 के आसपास हैं। अब इंटरेस्टिंग बात आप देखोगे, इनमें से 328 बटरफ्लाई स्पीशीज तो आपको केरला के अंदर ही देखने को मिल जाती हैं। तो भाई सबसे ज्यादा जब बटरफ्लाइज यही हैं, तो केरला को डेफिनेटली हम भारत की बटरफ्लाई कैपिटल के रूप में यहाँ पे हम समझ सकते हैं। अब इसमें आप नोटिस कर पाओगे 41 स्पीशीज तो ऐसी हैं जो केवल और केवल वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती हैं, तो वो एंडेमिक स्पीशीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी जो भी यहाँ पे स्पीशीज है, इनमें से 70 स्पीशीज तो प्रोटेक्टेड है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। बाकी इस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग में ये भी देखा गया कि 36 माइग्रेटरी बटरफ्लाई स्पीशीज हैं, तो कहीं ना कहीं जो बटरफ्लाइज आती जाती रहती हैं, तो वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिली। और इनफैक्ट ना इसमें एक और स्पीशी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया, जिसका नाम है तजूरिया मैकालोटा सुरेशी। ये सुरेशी वर्ड क्या है, देखो जो हमारे ना एक बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हैं सुरेश एलमोन, इनके रिस्पेक्ट के अंदर हमने यहाँ पे एक बटरफ्लाई का नाम रख दिया है तजूरिया मैकालोटा सुरेशी। ये जो वर्ड है ना सुरेश, ये सुरेशी वर्ड यहाँ पे सुरेश से आया है।
ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। कई बार ना यूपीएससी ऐसे डायरेक्ट वर्ड देता है और पूछ लेता है ये न्यूज़ में था, ये है क्या? तो भाई इस नाम को देख के आप नहीं बता पाओगे, इसीलिए हमें थोड़ा-सा एक बार इन वर्ड्स को गो थ्रू करना चाहिए। बाकी केरला के अंदर जो बटरफ्लाइज़ है वो 6 तरह की हो सकती हैं, ठीक है? उनको 6 अलग-अलग 6 फैमिलीज़ में हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। एक है निम्फिलिडाई, लाइकेनिडाई, ठीक है? हेस्पेरिडाई, ठीक है? ये नाम आप देख लो, बस मतलब इसका मतलब यही है कि अगर कल को एग्ज़ाम में आए कि ये न्यूज़ में थे, ये है क्या? तो बस इतना ध्यान रख लेना कि ये बटरफ्लाइज़ का आपको की कैटेगरीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो टोटल आपको केरला से जो स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, उनमें से 22 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट के ऊपर है, तो कहीं न कहीं इनको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। और केरला के जो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर आपको अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी देखने को मिल जाती है। ये भारत की पहली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जो कि केवल जो कि मतलब स्पेसिफिकली बटरफ्लाइज के लिए डेडिकेटेड है। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इसको एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप सबको पता होगा 2005 में आया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के माध्यम से हमारी कोशिश ये थी कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लेकर आए अपनी पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर। तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, तो आरटीआई एक्ट के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन आप तक आराम से पहुंच सकती है। पर कई बार ऐसा होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पा रही, आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आप तक नहीं पहुंची, तो कहाँ आपकी शिकायतें, कहाँ आपकी अपील्स जाएंगी? वो जाती हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तक। तो एक्चुअली ये आरटीआई एक्ट की बात करें ना, इसी के माध्यम से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो पद है वो यहाँ पे बनाया गया है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये आरटीआई एक्ट के माध्यम से बनी है। ध्यान रखिएगा ये एक संवैधानिक बॉडी नहीं है। तो अभी क्या हुआ है ना, अभी राजकुमार गोयल जी को, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, उनको सीआईसी यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अब अगर हम बात करें इसके आपके कमीशन की, तो कमीशन के अंदर एक तो आपको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर देखने को मिल जाएंगे और अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो आप ऐसा समझ लो कि एक तो होता है इनमें सीआईसी और 10 तक आपके आईसीज हो सकते हैं। अब इनकी अगर हम बात करें, इनको अपॉइंट कौन करता है? देखो, अपॉइंट तो इनको प्रेसिडेंट करेंगे, पर इनको सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक कमेटी होती है, 3 मेंबर की कमेटी, जिसमें एक होते हैं प्रधानमंत्री जी चेयरपर्सन, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और एक तीसरे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि नॉमिनेट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये 3 मेंबर की कमेटी यहाँ पे एक नाम देखती है, रिकमेंड करती है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंगली उनको यहाँ पे अपॉइंट कर देते हैं। अब दोस्तों 2019 के अंदर ना आरटीआई में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था, और इसी साल मतलब इसके नेक्स्ट ईयर यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी आया था, क्योंकि एक्चुअली ना काफी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि आरटीआई को थोड़ा डाइल्यूट किया जा रहा है। एक्चुअली पता क्या था, आरटीआई एक्ट 2019 में जो अमेंड हुआ ना, उसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल काफी बढ़ गया आपके सीआईसी के ऊपर। तो एक्चुअली अब पता क्या होता है, 2019 के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ना, वही इनका टेन्योर और वही इनकी सैलरी यहाँ पे डिटरमिन करती है। तो जो टर्म होती है अभी फिलहाल के लिए 3 साल रखी गई है, पर ये सरकार चेंज कर सकती है जब उनका मन करे। पर फिलहाल ये 3 साल होती है, या फिर जब तक उनकी एज 65 ईयर्स की नहीं हो जाती। इस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे काम करता है। ये रीअपॉइंटमेंट इसमें पॉसिबल नहीं होता, दे कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। हालांकि ऐसा हो सकता है कि मान लो पहले कोई इन्फॉर्मेशन कमिश्नर था, उसको आगे आपने सीआईसी यहाँ पे बना दिया, दैट इज पॉसिबल। पर ध्यान रखना, अगर ऐसा भी हो रहा है ना कि एक आईसी सीआईसी बन रहा है, तब भी उनका कंबाइंड पीरियड 5 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। बाकी ये जो कैंडिडेट्स होंगे जो इनको अपॉइंट किया जाएगा, दे मस्ट बी पर्सन ऑफ एमिनेंस, ठीक है? उन्होंने पब्लिक लाइफ के अंदर बहुत अच्छा उन्होंने काम किया होना चाहिए, किसी भी फील्ड के अंदर, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, इन सब अलग अलग फील्ड्स के अंदर उन्होंने अच्छा काम किया होना चाहिए। तो इनके पास पावर होती है, जैसे आपका एक सिविल कोर्ट की पावर होती है, उसी तरह से इनके पास यहाँ पे पावर होती है कि किसी को भी आपने समन भेजना हो, डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करने हो, इंक्वायरी कंडक्ट करनी हो, वो सारी पावर इनके पास होती है। एंड इस तरह से आपका आरटीआई को इंप्लीमेंट करने के रिगार्डिंग इनका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम होता है। जो भी आरटीआई के रिगार्डिंग अपील्स होती हैं, कुछ कंप्लेंट्स होती हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, मिनिस्ट्रीज की, तो सारी जो कंप्लेंट्स हैं इनके पास यहाँ पे जाती हैं। अगर प्रेसिडेंट को कभी लगता है कि यहाँ पे इनका रिमूवल करना है, तो इट कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। उस केस में यहाँ पे इनका रिमूवल किया जा सकता है आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी करे एंड रिपोर्ट करे कि हाँ इस पर्सन को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें होती हैं। हालांकि काफी सारे क्वेश्चन मार्क भी उठते हैं आपके सीआईसी और आपके इनके ऊपर, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी कमी है, रिकॉर्ड ढंग से मैनेज नहीं हो पाते, ठीक है? कई बार अपील्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो ये सारे कहीं ना कहीं कंसर्न्स रहते हैं सीआईसी के बारे में। आई होप ये बातें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है एक्साइज अकाथा के बारे में।
तो एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज है ये भारत और मालदीव्स के बीच में होती है, भारत की नेवी और मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच में। ये 2017 में स्टैब्लिश हुई थी। तो हर साल ये एक्सरसाइज होती है। तो अब इस एक्सरसाइज का आपको 8वां एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस एक्सरसाइज के माध्यम से साथ मिलकर कैसे काम करना है वो सारी बातें हैं। प्लस एट द सेम टाइम ये भारत का जो विजन है महासागर का, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके साथ ये बिल्कुल अलाइन करता है। अब इस बार की एक्सरसाइज में खास बात और भी थी कि एक्चुअली पता क्या है, एक ना आपको यहाँ पे मालदीव्स की कोस्ट गार्ड शिप का आपको देखने को मिलेगी, हुराबे। हुराबे अपने आप में इंपॉर्टेंट पता क्यों हो जाती है, क्योंकि दरअसल में ना ये भारत की ही शिप है। इट इज द शिप ऑफ इंडियन नेवी इटसेल्फ। इसका पहले नाम हुआ था आईएनएस तिलानचांग। फिर आगे जाके 2006 में क्या होता है, सॉरी 2001 में क्या होता है, भारत ने जो शिप थी ना इसको गिफ्ट कर दिया मालदीव्स को, क्योंकि हम चाहते थे कि यार कि मालदीव्स भी अपने देश की सर्वेलेंस पेट्रोलिंग अच्छे से कर पाए। तो 2001 में हमने ही इनको गिफ्ट किया था। अब इस गिफ्ट तो हमने किया ही किया, इसकी समय समय के ऊपर इसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, कुछ इसका और बेहतर बनाना होता है इस शिप को, तो भारत वो सब काम भी करता है। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ कि जो 8वीं हमारा ये जो एडिशन था इसमें इसमें हमारी इंडियन नेवी ने कुछ ऑपरेशनल स्पेयर्स भी दिए इस पर्टिकुलर कोस्ट गार्ड शिप के रिगार्डिंग, जो कि हमारे आईएनएस शारदा के ऊपर थे। तो आईएनएस शारदा भारत की शिप है जो कि इंडिजीनियसली भारत में ही बिल्ड हुई है और ये एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है भारत की। एंड इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि भारत और मालदीव्स के रिश्ते बहुत ही शानदार हैं, ठीक है ना। थोड़े इश्यूज भी कभी कभार आते हैं बट मोटा मोटा ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बायलैटरल एक्सरसाइज है एक्वेरियन आर्मी की, एक आथा तो हमने डिस्कस कर ली नेवी की। इसके अलावा एक एक्सरसाइज दोस्ती है, पर ये ट्राईलैटरल है, भारत श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में एक्सरसाइज दोस्ती आपको देखने को मिल जाती है। फिर भारत ने कई बार मालदीव्स की मदद करी है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन कैक्टस हमने रन किया 1988 के अंदर। 2004 में सुनामी आई थी, तो सुनामी में एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमने यहाँ पे मालदीव्स की मदद करी। और भारत का जो विजन है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का, उन सबके साथ ये पूरा अलाइन भी करता है। बाकी इसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग भी हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया दोनों देशों के बीच में एट द डिफेंस सेक्रेटरी लेवल, ताकि और ज्यादा रिश्ते हमारे बेहतर हो पाए डिफेंस के सेक्टर के अंदर। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था कॉटन के बारे में। तो बिल्कुल दोस्तों, जो पंडोरू खाड़ी वाली जो कॉटन है वो शॉर्ट स्टेपल हिल कॉटन ही है, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सिलसर लेक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये आपको राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती है। एंड हमने पूरा इसका लोकेशन देखी भी थी कि दरअसल में ये एक मैन मेड लेक है जो कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आपको देखने को मिलती है। तो ये सेकंड आपका गलत हो जाएगा। फिर तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो बिल्कुल बारदोली सत्याग्रह ही था, ठीक है, जो कि यहाँ पे आई थिंक ईयर इसको ठीक कर लेना, पर ये सरदार का जो टाइटल था ये बारदोली सत्याग्रह पे मिला था, सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। चौथे स्टेटमेंट की बात करें कि जो यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्लाइमेट चेंज नहीं है, पर दुनिया में जो रिलीजियस डिवाइड है, पोलराइजेशन है, एक्सट्रीमिज्म है, उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे था। तो इसलिए आखिरी स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।